नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चणमोकारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। तो देखिए, पिछली सदी में जितना ग्रंथों का प्रकाशन का काम हुआ, टोडरमल जी का जो एक विजन था, उनकी जो एक दूरदृष्टि थी, उनका ये जो कहना था कि भाई ग्रंथों को प्रकाशन में लाना चाहिए। सिर्फ एक बंडल रखा ना पीछे। पांडुलिपियां सिर्फ पांडुलिपियां कहीं कहीं रखी हुई हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है, वो पढ़ने में नहीं आती हैं। तो जो ये कार्य शुरू हुआ, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान था हमारे एएन उपाध्याय जी का। आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। 1975 8 अक्टूबर को रात्रि के वक्त जब उनकी मृत्यु हुई, अगले दिन लोगों ने ये कहा कि अब तो प्राकृतोलॉजी अनाथ हो गई। मतलब उन्होंने जितना प्राकृत ग्रंथों पर काम किया, उतना शायद किसी और ने नहीं किया। ये एक कार्यक्रम जो हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय वीर सागर जी हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीर सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर वाले, वो भी जुड़े हुए हैं सोनगढ़ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सभी श्रोताओं का, और हाँ, डॉक्टर उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हम एक विशेष कार्य आज यहाँ करने वाले हैं। अर्हत वार्ता, जिसकी स्थापना हमने कुछ साल पहले करी थी, इस हम शुरू से ये चाहते थे कि हम लेखन में, प्रकाशन में, हम अपने विचारों को, हम जैन परंपरा को कागज पर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर सकें, जिसकी हम बहुत कोशिश कर रहे थे। हमने कई वर्कशॉप्स की, कई कॉम्पिटिशन्स किए, लेकिन और कई संगोष्ठियां की। प्रथम संगोष्ठी में जो हमारे पास कुछ आलेख हमारे पास आए थे, हमने सिर्फ उनमें से सिर्फ 4 आलेखों को आपके समक्ष प्रथम अंक के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय किया। उन पर हमने काम किया, उनको हमने एक सार किया, और वो आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये रहा अर्हत वार्ता का रिसर्च जर्नल का कवर पेज। ये प्रथम अंक 2025 ये आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसके प्रधान संपादक प्रोफेसर वीर सागर जी हैं। इसके संपादक डॉक्टर राकेश जी हैं। इन्होंने बहुत 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 मेहनत की है इन पेपर्स को पढ़कर, इनको ठीक करने में, एक सार करने में। और इसमें इसकी विषय सूची भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। संपादकीय है हमारे पास, और उसके आगे पहला पेपर ही हमारे पास डॉक्टर राकेश जी शास्त्री का है। फिर एक है कि उन्होंने के पहला पेपर राकेश जी शास्त्री का है। दूसरा डॉक्टर मनीष जी मेरठ का है। तीसरा डॉक्टर योगेश चंद जी का है। और चौथा डॉक्टर सोनू जी का है। ये 4 पेपर हैं, और हम ये सारी पीडीएफ आपके शेयर प्रज्ञा कर देंगे। प्रज्ञा तुम मेरे को को होस्ट बना दो प्लीज। तो मैं ये सबके बंद हाँ कर मौसा दूंगा, जी, म्यूट एक कर दूंगा। को होस्ट बना दो मेरे को। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं बना देती हूँ। और इसी बीच हम स्टार्ट करते हैं आज का वक्तव्य। डॉक्टर वीर सागर जी, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप आज का वक्तव्य स्टार्ट करें। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
आइए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं सॉरी डॉक्टर साहब, आपका फिर से वो कर लीजिए अनम्यूट। नमो जिणाणं जिद्भवाणं। मेरे ख्याल से अब आवाज आ रही है ना? जी जी जी, आ रही है भाई साहब। ठीक है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरे मन में, तन में बहुत हर्षांकुर उत्पन्न हो रहे हैं। कई तरह से मेरा मन आनंदित हो रहा है, जिस की हमने कोरोना काल में एक परिकल्पना संजोई थी, कालजयी विद्वान कैसे बने। वो परिकल्पना अनेक उत्थान पतन के बाद आज हमारे सामने आखिर आई गई है। हमारा वो स्वप्न साकार हो रहा है और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि अब इस काम में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आएगा और ये नियमित रूप से आगे बढ़ेगा। आज डॉक्टर A.N. उपाध्याय, जिनका पूरा नाम आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय है, उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। मेरे ख्याल से ये हमारे काम से भी बहुत अधिक संबद्ध है। हम आज ऐसे महापुरुष के की पुण्यतिथि पर इस काम को कर रहे हैं कि जो एक तरह से हमारी योजना का कुछ अर्थों में रोल मॉडल है। A.N. उपाध्याय के बारे में कितना कुछ कहा जाए, बहुत सारी बातें हैं। मेरे को बहुत सारी बातें इनके बारे में विद्यानंद जी महाराज भी बताया करते थे, वो भी मुझे कुछ पता है। और कितनी बातें यहाँ पर डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी जुड़े हैं, वे जानते हैं, बताते रहते हैं। शायद हमको उन्हें भी 10-5 मिनट सुनने का अवसर मिलेगा तो कुछ प्रसंग उनसे भी सुनने मिलेंगे। इसके अलावा भी कई बातें हैं, पर सबसे पहले सब लोगों को उनका परिचय पता चल जाए, संक्षिप्त परिचय पता चल जाए, इसलिए मैं सबसे पहले उनका जीवन वृत्त बहुत संक्षेप में रख रहा हूं। उनका जन्म 6 फरवरी सन 1906 को 6 फरवरी सन 1906 को कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक सदलगा नाम का गांव है, जहां मैं जाकर आया हूं। मैं उनकी भूमि देखकर आया हूं स्वयं, जहां पर आचार्य विद्यासागर जी की भी जो जन्मभूमि है, वही जन्मभूमि डॉक्टर A.N. उपाध्याय की भी है। और आज से 120 वर्ष 119 वर्ष पहले उनका वहां पर जन्म हुआ था। उसके बाद में उन्होंने थोड़े दिन अपनी प्राथमिक शिक्षा तो वहां सदलगा के विद्यालयों में ही प्राप्त की, लेकिन जैसे ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हुई तो वे कोल्हापुर चले गए। वहां राजाराम कॉलेज है, राजाराम कॉलेज से उन्होंने BA किया और बहुत अच्छे उनके वहाँ कार्यक्रम रहे। और उसके थोड़े दिन बाद सांगली में कोई विलिंगटन कॉलेज है, वहाँ वो चले गए, उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। और उसके बाद सन 1934 में
उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यहाँ तक उनकी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ब्यौरा है जो सभी शोधार्थियों को जानने योग्य है। इसके बाद वे उसी राजा राम कॉलेज कोल्हापुर में प्राकृत के प्रोफेसर बन गए और 32 साल तक वो उस प्रोफेसर पद पर रहे। 32 साल तक उन्होंने प्राकृत विभाग में प्रोफेसर पद पर काम किया। ये काम तो किया जो किया, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे जो अपनी विद्वत्ता के बल पर जो प्रभाव जमाए हुए थे, उससे भारत सरकार भी अप्रभावित नहीं रही, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और भारत सरकार ने उनको अनेक बार भारतीय विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में भेजा। अनेक बार वे भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर विदेशों में गए और उन्होंने ऐसा सुयश अर्जित किया कि आपको क्या बताऊं। एक दफे पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री ने एक पंच कल्याणक, खतौली के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित कैलाश चंद सिद्धांताचार्य ने ये कहा कि मैं सारी जैन समाज से कहना चाहता हूं कि 10 पंच कल्याणक कराना आसान है, हिम्मत हो तो एक AN उपाध्याय बनाकर दिखाओ। इससे पता चलता है कि AN उपाध्याय कितनी बड़ी चीज है। मैं समझता हूं कि आकाश में तारे तो बहुत हैं, लेकिन सूरज चांद जैसे गिने चुने हैं। जैन जगत का बहुत बड़ा दैदीप्यमान नक्षत्र कोई है आज जिनके नाम लेते ही कोई भी विद्वान नतमस्तक हो जाए, उस निर्विवाद विद्वत्तापूर्ण चमत्कृत व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर AN उपाध्याय। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने कितनी सेवा की है, वो भी बहुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। कैसे वे रात और दिन अध्ययन लेखन में दत्त चित्त रहते थे। ये बात केवल प्रशंसनीय नहीं है बल्कि अनुकरणीय है कि दिन रात आगम सेवा, साहित्य सेवा, जैन दर्शन और पांडुलिपियों की सेवा करने का कोई अविरल साधक था तो वो AN उपाध्याय थे। रात और दिन पढ़ते लिखते रहते थे और कितने उन्होंने काम किए हैं जरा हम देखें तो ये उनकी करीब 68 वर्ष की उम्र में, 69 वर्ष की उम्र में उन्होंने 68-69 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोई 40,000 पृष्ठों का संपादन है। आप जरा देखेंगे आश्चर्य करेंगे। मेरी टेबल पर कुछ साहित्य रखा हुआ है, आज मैं देखने लगा उनको, विनयांजलि कैसे अर्पित करूं, सोचते सोचते मैंने ये प्रवचन सार निकाला उनके द्वारा संपादित। इसकी प्रस्तावना इतनी बड़ी है कि अकेली इस प्रस्तावना पर PhD दी जा सकती है। मुझे यहाँ तक भी कुछ पता है, आचार्य विद्यानंद जी बताया करते थे कि इसकी प्रस्तावना पर केवल उनको कोई पुरस्कार मिला था, लेकिन मुझे उसका कहीं विवरण उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये प्रस्तावना भी केवल प्रस्तावना सम्मानित हुई है। ग्रंथ कैसे संपादित किए जाते हैं, आज संपादक बहुत बनते हैं, रोज किताबें आती है,
हम भी संपादक बनते हैं, लेकिन इनको देखते हैं तो अपने पे शर्म आती है कि संपादन कला किसे कहते हैं, संपादक कैसा होता है, कितनी गहरी रिसर्च की जाती है संपादक बनने से पहले, कितना सतर्क रहा जाता है, कितना एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। ये बात सीखनी हो तो A.N. उपाध्याय से। ये परमात्म प्रकाश भी मेरी टेबल पर अभी विराजमान है, ये भी उनका संपादित है। कैसा संपादन है, 50 विद्वान कोई मिल करके काम कर दे तो मैं समझूंगा कि A.N. उपाध्याय छोटे चीज है। लेकिन मैं कहता हूं 50 लोग मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो काम वो अकेले करते थे। कितना उनको इतिहास, पुराण, जैनेतर, जैन, समग्र चारों अनुयोग का कैसा अध्ययन था, एक एक गाथा कहाँ से मिलती है, कहाँ से प्रभावित है, उस पर पूर्ववर्ती किस ग्रंथ का प्रभाव है, परवर्ती किस ग्रंथ का प्रभाव है, शब्दावली क्या है, पाठ भेद क्या है, पांडुलिपियों को कैसे अंकित करते हैं, ये सब बातें पढ़ते हैं तो कई कई पन्ने तो ऐसे नजर आते हैं कि आज कोई उस पन्ने को कंप्यूटर के जमाने में, आज के जमाने में, आप कल्पना कीजिए सन 1975 में तो वे चले गए थे, और उससे पहले ऐसी स्थितियां थी कि फोटोस्टेट मशीन भी नहीं थी, कंप्यूटर तो छोड़ो। तब उन्होंने उस जमाने में ये सब काम कैसे किए होंगे, उनके प्रति जैन विद्वान और जैन समाज को कितना अधिक कृतज्ञ होना चाहिए। विद्यानंद महाराज ऐसे बोला करते थे, सोने की मूर्ति बना करके विराजमान करो, तब भी उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। डॉक्टर हीरालाल जी उनके अभिन्न मित्र थे, और उन्होंने डॉक्टर हीरालाल जी दोनों ऐसे थे कि यूं कहते हैं दो शरीर एक आत्मा, ऐसा डॉक्टर हीरालाल जी और A.N. उपाध्याय का संबंध था। एक दूसरे से सारी बातें बताते थे, और दोनों ने मिलकर बहुत काम किया है। जिन कामों में से एक काम धवला टीका के 16 भाग है। धवला टीका के 16 भागों का संपादन डॉक्टर उपाध्याय और डॉक्टर हीरालाल जी ने मिलकर के किया। आज जैन समाज करोड़ों अरबों खरबों रुपया कुछ नहीं होता है, उससे भी ज्यादा खर्च करे तो उनका प्रत्युपकार नहीं कर सकती है। ऐसा उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके और एक बड़ी बात ये थी उनकी जो आज के सीखने की है, वो अनेक भाषाओं के, अनेक दर्शनों के बड़े विद्वान थे। मैंने मराठी कन्नड़ तो उनकी एक तरह से मातृभाषा थी, लेकिन इसके अलावा वे प्राकृत बहुत अच्छा बोलते जानते, पाली भाषा, जबकि वो उनका विषय नहीं। हमको देखो, कालजयी विद्वान बनना हो, एक श्रेष्ठ विद्वान बनना हो, विश्व विद्वत मंच में अगर बैठकर अपनी बात कहनी हो, मैं कई दफे कल्पना करता हूं कि यदि इस विश्व में संयुक्त राष्ट्र की संघ की तरह एक विश्व विद्वत मंच हो, वहां पर कौन हमारा व्यक्ति जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने सम्मिलित हो सकता है, और न केवल सम्मिलित हो सकता है, उसमें फतेह भी कर सकता है, तो वो आदमी छोटा मोटा नहीं हो सकता, वो संकीर्ण नहीं हो सकता। उसे न्याय, व्याकरण, दर्शन, शास्त्र, इतिहास, भारतीय परंपराएं, वेद, उपनिषद, सब का उसको यथाशक्ति ज्ञाता होना ही हो, तभी जाकर के वो इस काम को अच्छे से कर पाएगा।
तो वे सभी भाषाओं के ज्ञाता थे। और अंग्रेजी भी आज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा है अंग्रेजी। एक बड़ी दिक्कत आ रही है जो जैन धर्म की प्रभावना में बाधक बन रही है। या तो लोग अंग्रेजी के ही विद्वान हैं। मैं वर्तमान परिदृश्य को देख रहा हूं तो मैं पाता हूं या तो अंग्रेजी के विद्वान बहुत हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं कि आपने द्रव्य संग्रह मूल से लगाया तो नहीं लगाया मिलता है, तत्वार्थ सूत्र मूल से लगाया नहीं मिला। उनको द्रव्य संग्रह जितनी प्राकृत और तत्वार्थ सूत्र जितनी संस्कृत भी नहीं आती है। या फिर जिनको संस्कृत प्राकृत आती है उनको अंग्रेजी नहीं आती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसलिए हम विश्व मंच पर नहीं पहुंच पा रहे। एएन उपाध्याय इसलिए मुझे प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए स्मरणीय है कि उन्होंने केवल जैन दायरे में काम नहीं किया, उन्होंने जैनेतर दायरे में भी अपने को प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया। दूसरे दिग्गज विद्वान भी उनकी प्रशंसा, वासुदेव शरण अग्रवाल उनकी प्रशंसा में कितना लिखते हैं ये देखो आश्चर्य। तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। अपने घर में बोल लेना आसान होता है साथियों, लेकिन जब दूसरे मंच पर जाकर के बोलते हैं तब हमें पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तब हमें एएन उपाध्याय याद आते हैं, हमें लगता है कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह जरा देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। जो विदेशों में गए तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पेरिस में वो एक सरकार की तरफ से गए थे। पेरिस में विद्वत सम्मेलन हुआ था, केवल जैन विद्वत सम्मेलन नहीं, विश्व विद्वत सम्मेलन। और उसमें भारतीय विद्वानों में एएन उपाध्याय चुनकर के सन 1973 में गए थे। सन 1971 में वो ऑस्ट्रेलिया के केन्या में गए थे, बेल्जियम में लेविन में वो गए थे, विश्व सम्मेलन था तब वो गए थे, और भारत सरकार की ओर से गए थे और रिसर्च आर्टिकल लिख करके गए थे। हमको अपना हृदय देखना है, हम कहाँ खड़े हैं और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो उन्होंने और क्या क्या काम किए जरा एक झलक देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ के वे स्थायी संपादक थे। भारतीय ज्ञानपीठ से कम 200 ग्रंथों के वे संपादक रहे। 200 ग्रंथों, ज्ञानपीठ पूजांजलि अगर उनके हाथ, और उनकी किताब किसी ने ले ली, इसका मतलब है कि वो निसंदेह पूजा की पुस्तकों में जहां जगह जगह हमको संदेह होता है, वहां यदि आपको ज्ञानपीठ में कोई ज्ञानपीठ पूजांजलि में कोई पाठ मिला है तो आप उसे नकार नहीं कर सकते। ये उनका परिश्रम है। हमारा लेखन इतना प्रामाणिक होना चाहिए, हो गई गलती ऐसा उत्तर नहीं होना चाहिए। वो सचमुच हमें 36 बार देखना पड़े पर शुद्ध जाना चाहिए। तो भारतीय ज्ञानपीठ में उनका बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत जैन सभा के वे सभापति रहे, और जो जीवराज जैन ग्रंथमाला सोलापुर में आज चलती है उसके भी वो सह प्रधान संपादक रहे। जीवराज जैन ग्रंथमाला से भी आज मेरे ख्याल से 400 से ज्यादा ग्रंथों का प्रकाशन हो गया है। जैन समाज की प्रथम नहीं तो द्वितीय नंबर की प्रकाशन संस्था मैं उसे समझता हूं। फिर इसके बाद में जैन सिद्धांत भास्कर एक पत्र निकलता था, शोध पत्र आरा के, उसके आप संपादक थे। और एक जैन एंटीक्वेरी कोई पत्रिका निकलती थी,
उसके भी आप संपादक थे। ये पत्रिका मैंने नहीं देखी, लेकिन जैन सिद्धांत भास्कर मैंने कई दफे उसके कई अंक देखे हैं। उसका एक एक अंक आज भी सहेज कर रखने लायक है। सठखंडागम के 16 भाग आपको बता दिए। फिर वो महाराष्ट्र में बोर्ड की पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य थे। महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्य पुस्तक समिति के सदस्य थे। गया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, इतनी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत प्राकृत की बोर्ड ऑफ स्टडीज के वे मेंबर थे। इस तरह इतना उनका ये काम था। और उन्होंने जो किताबों पर खुद काम किया, जो उनकी अपनी स्वतंत्र किताबें हैं, जरा उनका नाम सुनते हैं। जटा सिंह नंदी आचार्य का वरांग चरित्र है संस्कृत का महाकाव्य। वो 1955 में डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने, और इसको खोजा भी था। एक और बड़ी बात है, वरांग चरित्र आज तक अज्ञात था। जटा सिंह नंदी आचार्य का आज तक, माने जिस दिन वो काम कर रहे हैं उपाध्याय, तब तक वो अज्ञात था। उसे उन्होंने ग्रंथ भंडारों में से केवल खोजा नहीं, उसे हमें तो हम मिले मिलायों पर भी उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसे खोजा और कैसे काम किया होगा, जहां फोटोस्टेट मशीन भी नहीं होती है उस जमाने में उन्होंने कैसे काम किया। और कहीं इतिहास में लिखा मिलता था तो लुप्त प्राय मिलता था, उल्लेख मिल जाता था। वरांग चरित्र के 2-4 श्लोक दूसरे ग्रंथों में उद्धृत मिलते थे। इससे पता चलता था कि वरांग चरित्र था तो सही, लेकिन वो है कहाँ, तो फिर वही आ जाता था कि लुप्त है। उसे उन्होंने खोज निकाला। आज भी जैन ग्रंथ भंडारों में बहुत सारी पांडुलिपियां जैन ग्रंथ रत्न संपादकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हम वहां पहुंचे तो ये चीजें निकाल सकते हैं। उन्होंने पूना के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में से इसको ढूंढ निकाला। हमें फिर बार बार कहने का विकल्प आता है कि हम अपने को देखते चले, साथ साथ तुलना करते चले। हम क्या जीवन में एक बार किसी दूसरी लाइब्रेरी में जाते हैं, गए हैं, टटोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे हमको, अगर हम इनको याद कर रहे हैं, इनके उपकार हैं, तो इनके उपकारों का कुछ बदला यही हो सकता है। मुझे एक दफे प्रोफेसर राजा राम जी ने कहा था, मैंने उनके पैर छुए थे, तो उन्होंने कहा ऐसे पैर नहीं छुओ, एक पांडुलिपि का संपादन करो, तब का मैं मानूंगा तुमने पैर छुए, मेरे पैर छूने का कोई फायदा नहीं। तब जाकर मेरे जी को लग गई बात और मैंने कहा कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद मैंने 3-4 पांडुलिपियों का संपादन किया। ऐसे ही मैं मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जीवन में कम से कम एक पांडुलिपि का संपादन तो जरूर से जरूर करो। आज A.N. उपाध्याय को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अपन लोग अपना शोध पत्रिका का अंक भी निकाल रहे हैं, और देखो उन्होंने क्या क्या, प्राकृत के कई काव्य है। राम पानीवाद का कोई कंस वहो काव्य है प्राकृत का। उषा निरुद्धम, ये भी प्राकृत की रचना है। तिलोय पर्णत्ती के 2 भागों में इन्होंने संपादन किया। तिलोय पर्णत्ती के संपादक भी डॉक्टर A.N. उपाध्याय हैं। 2 भागों में ये प्रकार। हरिसेन का वृहत कथा कोश है, इसमें भी ये संस्कृत में है। देखो संस्कृत के ग्रंथ का भी संपादन चल रहा है, प्राकृत के ग्रंथ का भी चल रहा है। रुद्रदास का चंद्रलेखा प्राकृत नाटक है। लीला वह काव्य है कुतूहल का। घनश्याम की आनंद सुंदरी ये भी है। प्रद्योतन सूरी की कुवलय माला है।
पद्मनंदी आचार्य का जम्बूद्वीप प्रणति है। इस तरह ये ग्रंथ है। इसके अलावा प्रवचन सार, परमात्म प्रकाश, नियम सार, धूर्ताख्यान, धर्म परीक्षा आदि अनेक ग्रंथों के उन्होंने संपादन किए, विस्तृत प्रस्तावनाएं लिखी और उन्होंने कम से कम 70 रचनाओं पर विस्तार से आमुख लिखे। रचनाओं के संपादक कौन थे? नाथूराम प्रेमी, जुगल किशोर मुक्त्यार, फूलचंद शास्त्री, पन्नालाल साहित्याचार्य, हीरालाल जी, डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मोदी, ऐसे दिग्गज विद्वानों के ग्रंथों पर इन्होंने आमुख भी लिखे। और इनका एक एक शोध पत्र एक एक पीएचडी जैसा होता था, मामूली बात नहीं होती थी कोई उठाओ। तब भी इन्होंने 165 शोध पत्र प्रकाशित हुए। 165 शोध पत्र उनके प्रकाशित हुए। हम सब उनको आलोड़न विलोड़न तो करें, इस तरह से उनकी बहुत सारी बातें हैं। और उनको एक बार मैसूर यूनिवर्सिटी ने गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया था और भारत के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है, उनको राष्ट्रीय संस्कृत पंडित की उपाधि से विभूषित किया। भारत का राष्ट्रपति एक जैन विद्वान को राष्ट्रीय संस्कृत पंडित की उपाधि से स्वतंत्रता दिवस में सम्मानित कर रहा है। मैं स्वप्न देख रहा हूं कि ऐसा दूसरा दिन मैं फिर कब देखूं। ऐसा कौन दूसरा विद्वान फिर आएगा जिसको भारत का राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेगा। जिन शासन की ध्वजा फिर लहरानी चाहिए, जिन शासन सिकुड़ता जा रहा है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। आज के दिन ये संकल्प लेना जरूरी है कि हम कुछ करेंगे। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। दुनिया नोबेल पुरस्कार जीत रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसा अब जैन विद्वान उदित हो कि जिसे नोबेल पुरस्कार मिले। जैन साहित्य और जैन दर्शन की ध्वजा पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। ये तीर्थंकरों की वाणी है, ये छोटी चीज नहीं है। हमारे पास सोना है, सोना, कोहिनूर हीरा है हमारे पास। हमारा माल बिल्कुल कम नहीं है, परीक्षा से सिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल उसका प्रस्तोता हमारे पास नहीं है। उसका प्रस्तोता कोई बन जाए, ऐसी मेरी भावना बहुत अधिक होती है। एएन उपाध्याय हमेशा एक फाइल बनाते थे हर विषय की। जैसे आजकल सेमिनार हुआ करते हैं ना, कोई भी, जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले 16 कारण भावना के सेमिनार में गया, कोई भी होता है, तो वो किसी सेमिनार में तभी जाते थे, उस सेमिनार का निमंत्रण तभी स्वीकार करते थे जब कहते थे उसकी मैंने पहले से फाइल बना रखी हो। पढ़ते पढ़ते उस विषय से संबंधित 4-6 बातें जब तक वो नोट नहीं कर लेते थे, संदर्भ इकट्ठे, 1-2 साल तक मैटर चलता था, तैयारी चलती थी, तब जाकर के वे कुछ काम करते थे और तब संगोष्ठी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते थे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, पर मेरे ख्याल से इतनी पर्याप्त है। मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से उनको विनयांजलि अर्पित करता हूं और अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वे कुछ ना कुछ उनका अनुकरण करें।
इसी भावना से हम ये अर्थ वार्ता संस्थान का गठन किया है और वो पत्रिका निकाली है। और बाकी अब हमारे साथ में और विद्वान है, वो कुछ कहेंगे। मैं मेरी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीर सागर जी आपका। आपने इतनी सारी बातें बताई एन उपाध्याय जी के बारे में जो हमें नहीं पता थी। आपको पता है आज 8 अक्टूबर है। उन्होंने धवला जी पर काम किया है। और हाँ, धवला जी 8 अक्टूबर सन 816 में लिखकर ही पूर्ण हुई थी। आज के दिन ही सन 816 में क्या बात ऐसा है। हमें मिला है। हमारे साथ में डॉक्टर उपाध्याय जी हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। लाइट एक्चुअली हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं मेरे को सुन रहे हैं आप? जी हाँ जी। जी। आज के इसके सत्र के सत्राध्यक्ष हमारे मित्र वरिष्ठ विद्वान मणि डॉक्टर राकेश जी जैन साहब नागपुर, और आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी जैन साहब, और इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जन। वस्तुतः मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बट आपको डिस्टर्बेंस नहीं है तो मैं आपको कुछ संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। अभी अभी प्रोफेसर वीर सागर जैन जी ने अत्यंत मनोयोग पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा के साथ एन उपाध्याय जी के जीवनी को हमारे सामने रखा। बहुत सारी नई सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई। कुछ तो मैं जानता ही था और कुछ बातें मुझे उनसे बैठ करके समझने की आवश्यकता है। मैं समय निकाल के उनके साथ बात करूंगा। आज के सत्र में जो चर्चा करने के लिए बात आई थी कि 1934 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उपाधि प्राप्त करी। उनका जो प्रवचन सार का थीसिस है, जो प्रस्तावना के रूप में बाद में छपी, उसको उन्होंने पीएचडी हेतु बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जैन दर्शन विभाग में प्रस्तुत किया था। उस समय के एक्सपर्ट लोगों ने, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ऊंचा था। उस समय उनको एक्सपर्ट कमेटी ने कहा ये पीएचडी नहीं है, ये डीलिट है। उनको उसी समय डीलिट की उपाधि दे दी गई थी। तो डॉक्टर एन उपाध्याय जो डॉक्टर कहते हैं वो डीलिट का डॉक्टरेट है, वो खुद पीएचडी नहीं है। एक अत्यंत गौरव की बात है। यही बात आचार्य विद्यानंद जी महाराज हमें सुनाते थे, जो वीर सागर जी इसके बारे में चर्चा की थी। दूसरी बात, एन उपाध्याय जी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रवर्तन समिति के अध्यक्ष रहे शुरुआत में। स्वतंत्र माने आज से करीबन 71 वर्ष पूर्व ये पुरस्कार शुरू हो गई थी। उस समिति में रहते हुए कर्नाटक के एक विद्वान कुवेम्पू जी को उन्होंने पुरस्कार हेतु संस्तुति की थी। उसको करने के उपरांत कुवेम्पू जी ने उस समारोह में ये कहा, प्रवर्तक समिति में एन उपाध्याय जी हैं इसलिए ये मुझे पुरस्कार मिला, परंतु एन उपाध्याय जी ही इस भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के अधिकारी है। वे समिति में होने के कारण ले नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त हो गया। उन्होंने मुझे जांचा पड़ताला। रामायण अन्वेषणम ग्रंथ पर उनको मिला था। वो कर्नाटक के 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले थे। और मैं ये उनके पश्चात जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होते रहे, उनमें से एक पुरस्कार विजेता विद्वान ने ये बात हमें बताई थी। इसके बाद जब वो निवृत्त होने वाले थे कोल्हापुर से, चारुकीर्ति भट्टारक जी ने मुझे बताया, हामा नायक मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में एन उपाध्याय जी के नाम से ही प्राकृत भाषा विभाग खोला। एन उपाध्याय जी को वहां बुलाया
6 सहकर्मियों को साथ में दिया, स्वतंत्र विभाग खुलवा के कार्य प्रारंभ करा दिया। तो एक विद्वान ऐसे थे जो मैसूर जैसे विश्वविद्यालय, उनको कुलपति महाभाग बुला करके पदासीन कराए थे। उस समय साहू शांति प्रसाद जी ने 3 लाख रुपए दान राशि वहां खुद जा करके दे करके जैन शास्त्र एवं प्राकृत भाषा विभाग का शुभारंभ करवाया था। ये श्रेय एन उपाध्याय जी को जाता है। अब एक संस्मरण मैं सुना रहा हूं। एन उपाध्याय जी ने जीवराज ग्रंथमाला के साथ जुड़ करके संपादन का कार्य कर रहे थे। साहित्य के लिए अत्यंत पूरक व्याकरण ग्रंथ त्रिविक्रम का शब्दानुशासन है। उस ग्रंथ के वृत्ति पर संपादन का कार्य करके संस्कृत भाषा में प्रकाशित करवाए युवराज जैन ग्रंथमाला ने। उससे उनको संतोष नहीं मिला। उसके बाद वीएम कुलकर्णी जी को सातारा में इसी त्रिविक्रम के साहित्य पर पीएचडी करवाया। इसके वृत्ति, विवृत्ति, सोपज्ञ वृत्ति 3 शाखाएं हैं। वीएम कुलकर्णी जी के नाम लेते ही आश्चर्य यह होता है कि रेवा प्रसाद द्विवेदी बनारस के संस्कृत वाङ्मय के अत्यंत निष्णात विद्वान, वो जब कालिदास ग्रंथावली का संपादन कर रहे थे तब उन्हें कालिदास के वाङ्मय के बीच में जो उपस्थित प्राकृत के भाषा के अनुशीलन थे उस पर एक श्रेष्ठ संपादक उन जैसे चाहिए था, लेकिन आज कोई उपलब्ध हो नहीं पाया। वो दुखी होके रहे। वीएम कुलकर्णी जी को कराते कराते विलिंगडन कॉलेज की बात डॉक्टर वीर सागर जी ने करी। वहां एक केवाय आप्टे प्राकृत के प्रोफेसर थे, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे। उनसे त्रिविक्रम पर काम करवाया, हेमचंद्र के व्याकरण पर काम करवाया। उसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमडी वसंतराज जी त्रिविक्रम पर ही पीएचडी कर चुके, उनको भी मार्गदर्शन दिया और त्रिविक्रम पर महाराष्ट्र कर्नाटक में 3 विद्वानों से इस व्याकरण पर कार्य करवाया। वो शोध के आयामों को आज हमारे सामने अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ आचार्य विद्यानंद जी महाराज स्मरण दिलाते थे, जो बेल्जियम गए थे, बेल्जियम जाने के लिए वहां के विश्वविद्यालय से आपको एक प्रोजेक्ट दिया था, सिद्ध सेनाज न्यायावतारा एंड अदर वर्क्स। उस व्याख्यान को देने के लिए आचार्य विद्यानंद जी के साथ परामर्श करके गंभीर चिंतनों को लेकर के उन्होंने व्याख्यान देकर आए। साथ में हुमचा के भट्टारक जी भी गए थे और वो दिल्ली से ही गए थे। पूज्य गुरुवर ने उस आलेख की फोटोस्टेट कॉपी मुझे दी है, मेरे पास संग्रहित है। जब जब वीर सागर जी साहब सिद्धसेन की बात करते हैं तो वही आलेख मेरे सामने उपस्थित होता है। अब अंतिम जो है मैं संस्मरण सुनाने जा रहा हूँ एन उपाध्याय जी का। उनके पीएचडी होने के तुरंत बाद दूसरे साल में ही प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी के माध्यम से 40 विद्वान मिलकर के आचार्य शांति सागर जी महाराज के साथ जुड़ करके स्वतंत्रता से पूर्व छठखंडागम ग्रंथ के संपादन का कार्य लिया और उस कार्य को कर्नाटक में, महाराष्ट्र में रह करके काम किए और फिर उस कार्य को पूरा किया। 16 भाग की हम बात कर रहे हैं। अंत में आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी को चिंता हो गई थी। सोलापुर से 16 भाग प्रकाशित हो गए, मथुरा जी से 16 भाग प्रकाशित हो गए, ज्ञानपीठ से 7 होने थे, 2 का काम रुक गया था। मेरे सामने ही साहू रमेश जी को बताया, देवेंद्र कुमार शास्त्री यहाँ विद्वान उपस्थित हैं, उन जैसे विद्वान देश भर में कहीं नहीं हैं और वो जैन आगम के, जैन सिद्धांत के वरिष्ठ विद्वान हैं। उनसे आप उन 2 भागों को, जो महाबंध के 2 खंड थे, उसका संपादन का कार्य कराया। ये सारे के सारे ग्रंथ धवल, जय धवल, महाधवल
मूल और टीका संपत्ति सब ताम्रपत्र पे प्रकाशित हुआ है, मूल मात्र हुआ है। और हम लोग कषाय पाहुड़ का दर्शन तो करते हैं बॉम्बे के कालबा देवी मंदिर में, और छठखंडागम का दर्शन अभी मैंने तो नहीं किया, लेकिन करने का संकल्प है। वो फलटन के जैन मंदिर में रखे हैं। इसमें एन उपाध्याय जी का बहुत बड़ा काम है। संजद पद पर 3 साल तक चर्चा रही, संपादन को रोका गया। शांति सागर जी बहुत चिंतित हो गए। इसमें 40 एक विद्वान बैठ करके संगोष्ठी के माध्यम से चर्चा करते हुए समाधान निकाला। बाद में वो काम आगे बढ़ गया। आपने मुझे इस सत्र में बुला करके 2 शब्द कहने के लिए अवसर दिया। मैं ड्राइविंग करते करते बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे संस्मरण है इन उपाध्याय जी के। मैं भी उपाध्याय हूँ और वो भी थे। मैं JN उपाध्याय हूँ और वो एन उपाध्याय थे। विद्यानंद जी महाराज संस्मरण सुनाते थे। आने उपाध्याय, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय माने, आने माने कन्नड़ में मीनिंग होता है हाथी, और इंग्लिश में होता है अणु, ANU अणु। अब अणु से हाथी तक जो प्राकृत पर कार्य किया हुआ, संस्कृत का कार्य किया हुआ वृत्तांत हमने सुना। और एन उपाध्याय जी भट्टारकों को ये बताते थे, आप हाथी को पालने के बजाय एक एन उपाध्याय जैसे विद्वान को बनाएं तो जैन संस्कृति का उत्थान होगा। और मैं विश्वविद्यालय में रहते हुए जितने एक्सपर्ट लोग आए, चाहे वो नेक कमेटी वाले हो या और विशेष समिति के लोग आए हो UGC के, उन सब में वरिष्ठ विद्वान एन उपाध्याय जी को जानते थे। मेरा जैन उपाध्याय नाम आते ही पूछते थे, आप एन उपाध्याय को क्या लगते हैं। दूसरी बात, पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी, पद्मश्री राजा राम जी, प्रोफेसर SP शर्मा जी, ये वरिष्ठ विद्वान सब एन उपाध्याय जी से मिले थे। अलीगढ़ में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वे जो भाषण दिया था उसको मुझे सुनाते थे पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी। और राजा राम जी ने तो हमें बहुत एन उपाध्याय के संस्मरण सुनाए। मैं समय न लेकर के लंबा बोल पड़ा, क्षमा चाहता हूं। और मैं राकेश जी को सुनना चाहता हूं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर उपाध्याय। संजय चाचा, आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये मैं, जो मैं मेरा उपाध्याय सर से छोटा सा प्रश्न है कि सर ये उपाध्याय सरनेम गूगल तो जैन पुजारी ऐसे करके बताते हैं, ये सरनेम का हाँ कुछ जी, मीनिंग है? हाँ बताता हूँ मैं साहब। उत्तर भारत में उपाध्याय बोलते हैं, वो वैदिक विद्वान हैं, वैदिक उपाध्याय फैमिली है। दक्षिण भारत में उपाध्याय फैमिली है। उन उपाध्याय फैमिली को पूर्व जमाने में, माने 300 साल से तो मुझे पता है, हम अपने परिवार के बारे में जानते हैं। हर गांव में, हर शहर में जब मंदिर बनते थे तो मंदिर निर्माण से लेकर मंदिर के प्रतिष्ठा और श्रावकचर्या सिखाने का और आगम ग्रंथ को पढ़ करके समाज को सिखाने का काम यही वर्ग करता था, और जैन समाज को संस्कार भी करता था। तो इसको पुजारी भी कह सकते, कोई गलत नहीं है। पुजारी भी इसके साथ साथ जैन संस्कार करने में, जैसे इसी सिलसिले में आचार्य देशभूषण जी ने और आचार्य विद्यानंद जी ने मुझे जो पद दिए हैं, मैं उनको स्मरण दिलाता हूँ। मुझे देशभूषण जी ने गृहस्थ आचार्य बनाए, आचार्य बनाए, प्रतिष्ठाचार्य बनाए। विद्यानंद जी ने मुझे जनयज्ञ विशारद, वास्तु विद्या विशारद और संगीत रत्नाकर ऐसे उपाधियों से मुझे जैन समाज के बीच संस्कार करने के लिए पद से परिचय कराया। ये व्यवस्था जैन फैमिली में रही है। और एन उपाध्याय माने, सामान्य जनता क्या कहती है कि नमो वज्रायाणम, जो प्राकृत पद है पंच परमेष्ठी में, वो भी पाठक होते थे। हम भी उपाध्याय गृह जीवन के पाठक हैं। जैनागम को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा परिवार वंशज करते आए हैं। मैं भी करना चाहता हूं।
और महाराज विद्यानंद जी ने आज दिल्ली में बुलाकर पीएचडी कराकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाकर कुंद कुंद भारती को प्राकृत भाषा भवन नाम दिलवाया, राजीव गांधी जी से लोकार्पण करवाया और आज भारत सरकार ने प्राकृत भाषा का, शास्त्रीय भाषा का मान्यता दे करके गौरव बढ़ाया है। आज हम 70 साल के होने पर भी जैसे वीर सागर जी के प्रेरक विचार सुन करके आश्चर्य हुआ। वो चाहते हैं कि और इस पर काम करने वाले आए, तो मैं भी एक विद्यार्थी इसमें अब युवा बन करके लगा हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा इस पर, इस दिशा में सोच रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। तो आपका प्रश्न का समाधान तो मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। और अब हम बिल्कुल भी देर न करते हुए सब के सब वेट कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी शास्त्री, आपका अध्यक्षीय वक्तव्य। मुझे लगता है एक संक्षिप्त में प्रश्न सत्र भी रखना चाहिए था। वीर सागर जी से एक आध दो प्रश्न हो जाते, जय कुमार जी से तो हमने एक दो प्रश्न पूछे ही हैं, तो ज्यादा उचित था। समय यदि हो रहा हो तो मैं समापन पे जाऊं, और नहीं तो एक आध प्रश्न सत्र करना चाहें अगर तो। कोई प्रश्न है तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा सिर्फ हाँ, संजय जी। स्वर्णलता जी मैं पूछ रही हैं। हम मैं पूछ। खुद एक प्रश्न का समाधान खुद करके दे रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर वीर सागर जी से विश्वविद्यालय में रहते हुए प्रश्न किया था। आदरणीय हुकुमचंद भारिल साहब और उनके शिष्य वर्ग सभी आचार्य कुंद कुंद हैं प्रवचन, एक जी का और प्राकृत भाषा का उल्लेख नहीं करते, हिंदी में बोलते हैं। तो आज मुझे एन उपाध्याय जी के इस स्मरण दिवस पर 50 वर्ष होने पर एन उपाध्याय जी को हमारे विद्वत परिषद के अध्यक्ष वीर सागर जी ने और इस सत्र के अध्यक्ष राकेश जी ने स्मरण करके कार्यक्रम किया, मुझे भी बुलाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जय जिनेन्द्र। आपको आपको जानकर धन्यवाद। खुशी होगी कि स्मारक के सारे छात्र इस वक्त जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन आप सबको सुन रहे हैं। शाश्वत धाम के भी, शाश्वत धाम के भी। हाँ, शाश्वत धाम के भी। डॉक्टर स्वर्णलता जी का कोई प्रश्न था? हाँ, पूछो। हाँ, वैसे आपने उनके जो कर्तृत्व के बारे में बताया, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी थोड़ा सा बताया बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वीर सागर जी। हाँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। बहुत परिश्रमी थे, सबसे बड़ी बात थी। बहुत परिश्रमी थे, बहुत अध्यवसायी थे। निरंतर अध्ययन लेखन, इधर उधर से सब जगह से अपना ध्यान हटाकर उन्होंने प्राकृत भाषा, जैन दर्शन, जैन साहित्य पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, रात और दिन पांडुलिपियों के बीच खेलते थे। और बहुत अच्छा उनका सादा जीवन था, पर बहुत अच्छे से शालीनता से जरूर रहते थे। बहुत अप टू डेट रहते थे। कभी भी किसी कार्यक्रम में हो तो बहुत अच्छे से सज संवर कर पहुंचते थे। कोई क्यों वीर सागर जी, जी, ये जो डॉक्टर साहब, मतलब ये जो धवला के साथ में हाँ एन उपाध्याय का नाम भी आता है, हीरालाल जी का नाम भी आता है, हमको हाँ मालूम हाँ है फूलचंद जी ने इस पर बहुत काम किया। तो ये हाँ इनमें डिफरेंस था क्या? मतलब कोई अलग अलग काम बटे हुए थे क्या? हाँ हाँ हाँ। हीरालाल जी खासकर अनुवाद कर रहे थे, और वो अच्छा। भी कुछ भागों का हीरालाल जी और फूलचंद जी का काम था अनुवाद करना। रात और दिन पंडित फूलचंद जी बहुत अनुवाद करते थे। अब ये बात मुझे उनके बेटे हैं अशोक जी रुड़की में, फूलचंद जी के, उन्होंने बताई कि पिताजी अनुवाद बहुत करते थे, उनका अनुवाद का काम ज्यादा था। और ऐसे ही हीरालाल जी का, लेकिन इसमें कुछ फर्क था, भाग बटे हुए थे। मुझे ठीक पता नहीं है, पर धवला, जय धवला में से कुछ कुछ हिस्सा हीरालाल जी के पास था कि इसका अनुवाद आपको करना है, इसका अनुवाद आपको करना है। और एन उपाध्याय संपादक के रूप में थे। एन उपाध्याय अनुवाद नहीं कर रहे थे उनके, वे केवल उनको संपादन कला की दृष्टि से देखते थे। और संपादन का मतलब जो है अलग अलग हस्तलिखित प्रतियों से पाठ मिलाते थे।
ये भी देखना होता है। संपादन कला के बहुत सारे पक्ष होते हैं, वे उसको तुलनात्मक ढंग से भी देखते थे, पाठालोचन की दृष्टि से भी देखते थे, कोई प्रूफ संबंधी बात दिख जाए तो वो भी देखते थे। तो वे संपादन कला के सारे आयामों को टच करते थे। उसका मेकअप करना वो असली काम संपादक का, वो देखा करते थे। अब उसके ये जो ज्ञानपीठ में उन्होंने 200 किताबों का वो किया संपादन, प्रधान हाँ संपादक कहलाए, तो उन्होंने हाँ सबका हाँ संपादन किया था हाँ, या देखा प्रधान करते संपादक थे। संस्थागत नहीं नहीं पद नहीं था? नहीं नहीं, मैं वहां मैंने पता किया अभी थोड़े दिन पहले तक भी, वहां कोई भी किताब ऐसे ही नहीं छपती थी। हर किताब पहले उनके संपादक मंडल के पास जाती थी, 2-2 4-4 महीना वेट करती थी। हर किताब जल्दी नहीं आती थी जब तक संपादक उसको पूरी सूक्ष्मता से देख ना ले, और उसमें आगे प्रस्तावना, परिशिष्ट, अनुक्रमणिका, शब्दानुक्रमणिका इत्यादि इत्यादि जब तक ठीक से न बन जाए उनकी, तब तक वे उसे पास नहीं करते थे, छपने नहीं देते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी शुद्धता का, विद्वत्ता का पूरा ध्यान रखते थे। एक ग्रंथ नहीं आता था, एक एक ग्रंथ एक पंचकल्याणक जैसी मेहनत कराता था। जैसे पंच कल्याणक करते हैं ना, वैसे एक ग्रंथ बहुत मेहनत कराता है। वाह, हम वाह। छोटी सी कोई किताब निकालें तो घर में चर्चा चलती रहती है, इनको तो 24 घंटे वही सूझता है बस। पहले तो कोई मैन्युस्क्रिप्ट होती कोई थी। एक छोटी सी किताब थी चतुरचितारणी, तो वो उसका संपादन किया, जरा सी किताब पांडुलिपि, वो घर में बच्चे जैसे चतुर्चितारणी, बस 24 घंटे चतुर्चितारणी, 24 घंटे अध्यात्म 12 घड़ी, 24 घंटे अध्यात्म 12 घड़ी, वो चलती है तो वो चलती है। तो कई बार उस चीज में डूबना पड़ता है, उसके बिना काम होता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। संजय चाचा, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, हाँ मैं वीर सागर जी भाई साहब की जी। बात में थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ। हाँ जितना मैंने एन उपाध्याय सर को समझा है कि उनके द्वारा जो इतिहास की स्थापनाएं रखी गई अपने वाह। संपादकियों के माध्यम से, उससे जो परवर्ती विद्वान थे, समकालीन भी और परवर्ती, वो बहुत उपस्कृत हुए। हाँ। और इसका प्रमाण मैं पाता हूँ जब मैं इतिहास के दोनों वॉल्यूम्स को देखता हूँ, प्राचीन जैन इतिहास के, जो बलभद्र जी और परमानंद जी शास्त्री ने संपादित किए हैं, उसमें उसके प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए अक्सर जब मैं कोई बात चलती है किसी मान्यता का स्थापना को कोई काटने की कोशिश करता है, तो मैं कहता हूँ कि उसके बराबर की कोई विद्वत्ता खड़ी करो, तब उस स्थापना को काटो। वैसे ही संदर्भ इकट्ठे करो, वैसे ही मूल्य इकट्ठे करो, तब उस स्थापना को आप काट पाओगे। क्योंकि एन उपाध्याय जैसे विद्वानों के द्वारा जो स्थापनाएं रखी गई हैं, वो अपने आप में पत्थर पर खींची हुई लकीर जैसी हैं। तो बहुत सारे विद्वान, अब अंतिम हालांकि अंतिम शब्द हो जाते थे उनके। उनके अंतिम शब्द शब्द, माने अंतिम शब्द माने जाते थे। हाँ, तो वो ये इसीलिए मुझे, फाइल मेंटेन करते थे। हाँ, अनवरत साधना चलती थी, ऐसा कोई नहीं था कि ये काम कल ही होना चाहिए। मान लो जटा सिंह नंदी आचार्य का परिचय लिखना है, तो कोई नहीं ना, लग रहे हैं 2 साल 4 साल, जहां जहां जो जो संदर्भ मिलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे, फाइल मेंटेन होती थी बढ़िया, तब जा करके चीज सामने आती थी। अच्छा, परिवर्ती विद्वानों में मैंने जितनों की भी प्रस्तावना पढ़ी है, चाहे वो तीर्थंकर भगवान महावीर की प्रस्तावना हाँ। हो या कैलाशी जी साहब के इतिहास की, जितनी भी प्रस्तावनाएं पढ़ी हैं, उनमें ए एन उपाध्याय के बिना कोई प्रस्तावना पूरी नहीं हो रही है। सही है। ये बिल्कुल सही है। मैं, तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इस बिटिया का बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसने एक श्रृंखला ये शुरू की है। ऐसे बहुत सारे विद्वानों पर बात की जाए, जैसे मैं कामता प्रसाद जैन की बात करूं, ऐसे वाह। बहुत सारे विद्वान हैं जो छिपे हुए हैं
और जिनकी विद्वत्ता हिंदुस्तान से बाहर पहुंची है। वाह। ऐसे विद्वान बहुत सारे हैं, तो एक बार हम उन्हें याद करें, बहुत अच्छा रहेगा ये प्रसंग। मेरी ये कई दफे भावना होती है, मैंने एक लेख लिखा है कि इनका भी स्मरण करिए, वाह। और उसमें ये, और उस लेख में मैंने सारे विद्वानों की परिचय, जन्म तिथि और पुण्यतिथि इकट्ठी की, इसीलिए कि कम से कम उनको याद करो। जैसे जैसे आज हम A.N. उपाध्याय को याद कर रहे हैं, एक दिन हम डॉक्टर हीरालाल जी को याद करें, एक दिन हम महेंद्र कुमार न्यायाचार्य को याद करें। जब हम हमारे इन पूर्वज विद्वानों को याद करेंगे तो हमें उससे बहुत गहरी और ठोस प्रेरणा मिलेगी, हमारे साथियों को मिलेगी, हमारे विद्यार्थियों को मिलेगी, हमको मिलेगी स्वयं। इसलिए विद्वानों के स्मरण का ये उपक्रम तो चलना ही चाहिए। चलिए, आप सबका आशीर्वाद है, ये काम बिल्कुल चलता रहेगा। और अब हम चलते हैं अध्यक्ष महोदय के पास, ताकि हम उनके विचार सुन सके। प्रज्ञा जी की। अभय जी कुछ कहना चाहते थे क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत प्रसन्नता हुई आज की वार्ता सुन के। आदरणीय उपाध्याय जी के बारे में बहुत कम पढ़ा, लेकिन सुना बहुत था। आज भी पुनः वो स्मृति में आ गया। मैं जो सूचना दे रहा था वो प्रज्ञा ने दे ही दी। तो 8 अक्टूबर को 2816 को धवला टीका का, समझ लीजिए, लेखन पूरा हुआ था। मेरा ये सुझाव है कि अभी आगामी 8 अक्टूबर के लिए एक बृहद धवला की गोष्ठी या धवला सप्ताह या धवला का जो है 2 दिन का 3 दिन का, जितना भी अपने पास वक्ता मिल सकें वैसा आयोजन करें। और उसमें मुख्यतया ये रहे कि अभी जो धवला के विशेषज्ञ विद्वान हैं उनसे ये निवेदन किया जाए कि धवला में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों का उल्लेख, धवला में निश्चय व्यवहार का उल्लेख। 3-4 दिन पहले विमला दीदी ने भी एक मैसेज भेजा था कि मुझे तो धवला में अध्यात्म अध्यात्म ही दिखता है। तो धवला की आध्यात्मिक दृष्टि, ऐसे 3-4 और भी अनेक सैद्धांतिक जो सैद्धांतिक व्याख्याएं अपनी हैं वस्तु स्वातंत्र वगैरह की, उन संबंधी उसमें कोई झलक कहीं मिलती हो। क्योंकि व्यवहार प्रधान कथन से तो पूरा खंडागम ही भरा हुआ है। तो एक ऐसा मानस बना के और वक्ता और लेखक का चुनाव करके उनसे निवेदन करके अभी से अपन इसको दे सकते। दूसरा, पांडुलिपि के बारे में राहुल जी ने, अपने वीर सागर जी ने बोला, शायद उन्होंने जो टोडरमल स्मारक में उद्घाटन समारोह हुआ था वो कार्यक्रम कौन सा था। पांडुलिपि के संबंध में राहुल जी गंगवाल ने कोई बहुत बड़े लेवल पे काम चालू किया है, और उसका उद्घाटन में आप 2 दिन पहले का सुनना अपने टोडरमल स्मारक के उस पे है। परमात्म जी ने बहुत सुंदर उसमें व्याख्या की थी, बहुत सुंदर उस समय उद्गार व्यक्त किए थे, वे भी सुनने लायक हैं। यदि अपन लोग उनके संपर्क में हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोऑर्डिनेशन करें, उनसे मिलें कि वो क्या कर रहे हैं और अपन क्या चाहते हैं, किस लाइन पर हैं, क्योंकि उनमें विद्वानों को एंगेज करने की क्षमता है। इसमें अपने कहा था, इसमें परमात्म ने, कि हमारे पास में बहुत विद्वान पैदा करने की क्षमता है और आप जितना चाहें उतना उनका उपयोग करें। तो और भी कई संकेत परमात्म ने किए थे कि बहुत सारे विषय हैं, तो हम किस पे आगे बढ़ें। तो ये भी एक मंगलमय सूचना है। तीसरी बात, जो अनेक विद्वानों की बात कही वीर सागर जी ने, वो भी समझ लीजिए स्तुत्य है। मेरा एक सुझाव है कि अनेक ग्रंथों की रचना काल उनकी प्रस्तावनाओं में लिखा रहता है, तो उसकी एक सूची अगर वीर सागर जी के पास हो या वो तैयार कर सकें, तो अपने जो अपने मिशन के 5-7 जगह से कैलेंडर छपते हैं, तो उसमें आज के दिन धवला दिवस
जिस दिन छह ढाला पूरी हुई वैशाख सुदी तीज को, हमने उसका एक प्रयोग किया था पिछले साल। तो छह ढाला दिवस इस तरह का भी एक आयोजन हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। वाह, बहुत 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 थैंक सुंदर। यू बॉसा जी। जय जिनेंद्र सभी को। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसके लिए क्षमा करें। मैं जिनेश से भी कुछ बुलवाना चाहता था, संयम से भी कुछ बुलवाना चाहता था, लेकिन अब आप क्षमा कर, मैं चाहते हुए मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको एक सूचना जरूर देना चाहता हूँ कि एएन उपाध्याय को पूज्य गुरुदेव श्री के समय सोनगढ़ में आमंत्रित किया गया था। और वो इस बात के लिए आमंत्रित किया गया था कि जो कुंदकुंदाचार्य के पंच परमागम हैं, उनकी जो प्राकृत है, शौरसेनी प्राकृत की दृष्टि से उसको कैसे शुद्ध किया जाए। तो ये सारा शुद्धिकरण हुआ था। और आज विद्यानंद महाराज भी भाई साहब ये बोलते थे कि जितने शुद्ध पाठ सोनगढ़ के संस्करण में हैं, उतने शुद्ध पाठ और कहीं के मिलते नहीं हैं। तो ये जो है, ये आदिनाथ एएन उपाध्याय जी का ही प्रयास, सत प्रयास था। और पूज्य गुरुदेव श्री के समय पर उनको स्वाध्याय मंदिर में बैठ करके उनसे ये कार्य कराया गया था। तो इसकी मैं सूचना देना चाहता था आपको। एक दूसरी सूचना आपको ये देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जो ग्रंथों का काम कर रहे हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, 3 ग्रंथों के 3 आचार्यों की टीकाएं हम प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभाचंद्राचार्य की तीनों टीकाएं, बालचंद मुनि की तीनों टीकाएं, और तीसरे मल्ली सेन आचार्य की तीनों टीकाएं। अभी उस मल्ली सेन के आचार्य नाम से थोड़ा सा हमको अभी संशय है, पक्का नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि उनकी हैं। मैं इसमें से एएन उपाध्याय को ऐसे जोड़ रहा हूं कि हमारे साथ में अभी हम लोग कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में जो प्रोफेसर सुरेश जी हैं, जो मैसूर यूनिवर्सिटी के वो थे, वहाँ के प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए हैं आजकल। वो श्रवण बेलगोला के जो प्राकृत संस्थान है उसके वो जो भी विशेष पद है, चेयरमैन है उसके, वहाँ के निदेशक हैं। उन्होंने ये कैसे, उन्होंने हमको कुछ बताई थी घटना कि वो उनके शांत होने के बाद, एएन उपाध्याय भी मैसूर यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं और ये भी मैसूर यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। तो उनके चेयर पर शायद, या उनका जो भंडार था वहां पर, अलमारी वगैरह, उसमें से उनको 3 ग्रंथ, ये 3 ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियां मिली थी जो एएन उपाध्याय ने अपने हाथ से लिखी थी। और वो हैं बालचंद मुनि के प्रवचन सार का। तो इन्होंने, हमारे संजय जी काम भी कर रहे हैं उस पर, और वो उन्होंने उनकी हस्तलिखित प्रति के आधार पर सुरेश जी ने अपने हाथ से उसको टाइप किया था। तो वो समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय, तीनों प्रतियां ये एएन उपाध्याय उसको प्रकाश में लाना चाहते थे, लेकिन अब उनका जो, समझ लीजिए, हमारे से विरह हो गया, तो वो काम नहीं हो पाया। तो ये एक काम भी उनका था। एक तीसरी बात आपको बताऊं कि हम लोग बहुत कोशिश करते रहे हैं कि कुनकुन आचार्य ने 84 पाहुड़ों की रचना करी, 84 पाहुड़ों की रचना की, ऐसा माना जाता है। तो एएन उपाध्याय ने अपने प्रवचन सार की प्रस्तावना में इस बात के संकेत दिए कि उन्होंने कौन कौन से पाहुड़ लिखे होंगे। तो मुझे ऐसा ख्याल आता है कि लगभग 40 पाहुड़ों के उन्होंने नामोल्लेख किए हैं कि ये पाहुड़ भी कुंदकुंदाचार्य का होगा, ये पाहुड़ भी कुंदकुंदाचार्य का होगा, ये ऐसे उसमें कुछ उल्लेख मिलते हैं। और एक बात का हमारे संजय जी ने आपकी तरफ इशारा किया ही है कि उनके जो शब्द माने जाते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कोई आचार्य का कौन सा संवत रहा होगा, कौन सा सन रहा होगा, वो कब रहे होंगे, तो इस मामले में जो है उनके शब्द अंतिम माने जाते हैं। मुझे इस बात के लिए इसलिए कहना यहाँ पर जा रहा हूँ, संजय जी ने इशारा किया, मुझे याद आई है कि आचार्य कुंद के समय के बारे में मैं बहुत दिन से बहुत विचार कर रहा हूँ, और एक दो साथी हमारे साथ और भी हैं। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आचार्य कुंद का समय
आचार्य कुंद कुंद भद्रबाहु स्वामी के डायरेक्ट शिष्य थे। हम इस निष्कर्ष पर हैं। लेकिन इस बात के समझो सबसे अपोजिट में है तो एन उपाध्याय है। एन उपाध्याय ने उनकी जो स्थापना कर रखी है वो उन्होंने 2000 सन की माने आज से 2000 साल पहले की है। और यदि हम इनको इनका मानते हैं तो कुंद का समय 2400 साल पहले का हो जाता है। तो इस दृष्टि से जो है, और इस बात के मैं बहुत वो भी इकट्ठे कर रहा हूँ, शिलालेख वगैरह भी इकट्ठे कर रहे हैं, दूसरे जो और होती ना आचार्यों की पट्टावलियाँ वगैरह, उसके आधार पर भी। मतलब कुंद भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं भद्रबाहु का शिष्य हूँ और मेरे गुरु भद्रबाहु हैं। अब इस बात पर हम कैसे अविश्वास कर सकते हैं, इस बात को लेकर के जो है वो प्रश्न खड़ा हुआ है सबसे पहले। और इसका जो है समर्थन आचार्य विद्यासागर जी के गुरु, क्या नाम है, ज्ञान सागर जी, वो ज्ञान सागर जी ने खुद ये बात लिखी है कि अरे यार, जब आचार्य महाराज खुद अपने शब्द में कह रहे हैं और हम उनके शब्दों पर भरोसा नहीं कर रहे, ये कहाँ से बात आ गई। तो ये जो है इन सबको अपने को विचार करना पड़ेगा। और ये जो है कुछ बातें मेरे को जो थोड़ा सा ज्ञान था वो मैंने आपके सामने रखा है। नियम सार का संपादन की बात अभी जय कुमार जी ने करी थी या वीर सागर जी ने करी थी। तो नियम सागर जी का संपादन वो कहाँ से प्रकाशित हुआ है भाई साहब, कुछ पता है? वीर सागर चाचा आप म्यूट है। ये तो नहीं मालूम कि कहाँ से छपा है, लेकिन अच्छा, इनकी जो सूची है उसमें ये डला था, उल्लेख तो है। मुझे लगता है ज्ञानपीठ से निकला है। अच्छा, हाँ तो मेरे वो, ख्याल से ज्ञानपीठ से पहले एक नियम सार प्रकाशित हुआ है, वो अच्छा, एन उपाध्याय का संपादन में निकला है। भाई साहब हाँ मेरे देखने में आया है नियम सार संभव जी, से। और ये जो जीवराज ग्रंथमाला है, मैंने इंग्लिश में देखा है नियम सार, जीवराज ग्रंथमाला से शायद प्रकाशित है ये। हाँ तो वो जीवराज वाला हाँ होगा और अंग्रेजी वाला होगा शायद हाँ, ये। नीली बाइंडिंग में मेरे देखने में आया, मुझे ऐसा ख्याल पड़ता है नियम चलिए, सार। मेरे अंदाज से इतना ही मैं कहना चाहता था। और जो बाकी हमारे वीर सागर जी ने प्रेरणा करी है आप सभी के लिए कि ये जो है इस बारे में हमको अवश्य सोचना चाहिए, और कम से कम अपनी जिंदगी में एक ग्रंथ तो कम से कम, पीएचडी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उसका संपादन अवश्य करना चाहिए। हमारे संजय जी के पास में अभी सैकड़ों ग्रंथों की वो जो हस्तप्रतियां हैं उपलब्ध हैं। तो आप चाहें तो एक एक प्रति ले लें। एक प्रति हमारे को अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पंचास्ती काय परिचर्चा में, एक प्रति हमको मिली पंचास्ती काय का पद्यानुवाद, जैसे नाटक समय समय सार। सार है ऐसा पद्यानुवाद उसका प्राप्त हुआ। उसका नाम है पंचास्ती काय समय सार। उसका नाम वीर सागर जी पंचास्ती काय समय सार रखा है नाम। तो वो जो है हाँ, बहुत ही प्यारा ग्रंथ है, और बिल्कुल टक्कर का है बनारसी दास जी के नाटक समय सार के, टक्कर का है। तो उसका काम हमारे शिखर जी भाई साहब हैं सागर वाले, वो हमारे जो क्लासमेट हैं वो कर रहे हैं। उनके भाई अरविंद जी हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। वो हमारे को हीरानंद जी उसके लेखक माने जाते हैं, हीरानंद जी। ये लगभग बनारसी दास जी के समकालीन है, आसपास ऐसा के ही हैं। हाँ बहुत सारा ऐसा बहुत सारा साहित्य है जो संपादन की राह देख रहा है। अभी हाल में मैंने उसको रत्नकर्ण शाक्राचार्य के पुराने 2 अनुवाद हिंदी में, वो मैंने उसको बाहर निकाला था, वो प्रकाशन की बाट जोड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा है, अगर कोई कोई करना चाहे तो ऐसा बहुत सारा मिलेगा, उसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। अ, अगर कर मैं गए। बता सकूं तो मुझे जयचंद जी छाबड़ा की भाषा वचनिका मिली ज्ञानार्णव की, जिसका कुछ अंश पन्नालाल जी ने, जो हमें ज्ञानार्णव मिलता है सिर्फ अर्थ अर्थ वाला, उसमें भी है, लेकिन पूरा उन्होंने नहीं रखा है। तो मेरा करबद्ध निवेदन ये रहेगा कि जो भी इन ग्रंथों के संपादन पे काम करें तो प्लीज इनके मतलब जो मूल है वो जरूर रखें साथ में। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ अपना जो अर्थ लिया सिर्फ वो रख दिया। जैसे तत्वानुशासन है, इस पर सुदीप जी ने काम किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो कन्नड़ी टीका थी खाली उसका भावार्थ कर दिया है।
बाकी जो संस्कृत मूल था उसका अर्थ क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता चल रहा है। तो मतलब मूल साथ में रखें, मूल का अर्थ रखें और फिर भावानुवाद जो करते हैं वो भी करें, तो अगली पीढ़ी के लिए धीरे धीरे आसानी होगी। तो नहीं, हाँ। एक एक निवेदन ये है प्रज्ञा, हाँ। अब जो है ना, हमको कोई भी ग्रंथ पे काम करना है तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि उसको कौन प्रकाशित करेगा, माने कौन छपाएगा। आज तो बिल्कुल ग्रंथ के आकार में आप तैयार करो और उसकी पीडीएफ फ्री में पीडीएफ फ्लोट कर दो। मतलब किसी को खरीदने की भी जरूरत नहीं है और हमको प्रकाशन करने की जिद रखने की भी जरूरत नहीं है। वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, जिस जो पीडीएफ आपने बना दी पूरी ग्रंथ के सरीख ही बिल्कुल पीडीएफ बन जाए और वो हम प्रकाशित कर देवे। माने उसको आपने जैसे आज पत्रिका हमारी निकाल दी ना, मैं सोचता हूँ इसको छपे चाहे नहीं छपे, लेकिन ये जो है हमारी तो प्रकाशित हो गई पत्रिका। बिल्कुल। तो इस प्रकार से भी काम किया जा सकता है। इसका मैं निवेदन कर रहा था। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल ये निकालें। प्रज्ञा का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल को जरूर देखें, क्योंकि हमने इस चीज को अनेक पांडुलिपियों के संपादन के दौरान महसूस किया, यथा समय सार्वजनिका के दौरान हमने महसूस किया। तो इसको जरूर देखें जो भी इस संपादन के दायित्व को कर रहे हैं। बिल्कुल निकालें, लेकिन बस उसमें सामने कुछ प्रकाशक का नाम, कुछ वो ईयर वगैरह कुछ रख दे ताकि पब्लिशिंग डिटेल्स लेकर हम रेफरेंस कर सके, ताकि हमने ये कहाँ से देखा है, कहाँ से लिया है। बराबर। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए। हमारे साथ टोडरमल स्मारक के सभी छात्र हैं, अध्यापक गण हैं, हमारे साथ शाश्वत धाम की बालिकाएं हैं, हमारे साथ सोमैया विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और विद्वत गणों को तो आपने सुना ही, उपाध्याय जी भी हमारे साथ थे। कई सारे विद्वान हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि कुछ लूंगी कुछ छूट जाएंगे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और जो पत्रिका हमने आज विमोचन लोकार्पण किया है वो बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें वीर सागर जी संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं, और राकेश जी हमारे संपादक हैं, वापस बता रही हूँ। और इसमें पर्दे के पीछे काम करने वालों का भी नाम लेना ही चाहिए। जिनेश ने बहुत काम किया है, संयम ने बहुत काम किया है, और अथक प्रयास के बिना कोई भी प्रकाशन बाहर आता नहीं है। आप सबसे निवेदन है कि आप लिखें भी और पढ़ें भी और साथ में प्रकाशन के लिए भेजें भी। हो सकता है कि कोई कमी रह जाती हो तो हम उसको ठीक करके प्रकाशित कर सकते हैं, आपसे संपर्क भी करते हैं, फाइनल कॉपी भी आपको दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भेजा था और कुछ और पब्लिश हो रहा है, लेकिन लिखें, व्यवस्थित लिखें और प्रकाशन योग्य बनाएं, बस ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संदर्भ वगैरह के लिए जो प्रकाशन की बात उठी ना, तो अगर किसी को दिक्कत आए तो हमको बताए। हमारे पास 4-5 संस्थाएं हैं और आजकल तो 50 किताब भी छप जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सही है, वो शोध में संदर्भ देने के लिए उस पर एक प्रकाशन संस्था भी होनी चाहिए, तो वो भी काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम पांडुलिपि का किसी ग्रंथ का संपादन करते हैं ना, तो तो ये मेरा अनुभव है विद्वानों, बहुत अच्छा तत्वाभ्यास होता है। वाह वाह। उपयोग बहुत गहरा लगता है, सब कुछ भूल जाते हैं, हम कहाँ बैठे हैं, देश काल से कालातीत हो जाते हैं। और बिल्कुल है ना, बहुत तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, प्रमाद भाग जाता है, क्या प्रमाद बात। आता ही ऐसा। मैंने दिन में सोना पड़े, ये करना कुछ नहीं, हो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता है कब दिन बीत गया, कब क्या हो गया। तो बहुत अच्छा उपयोग लगता है, बहुत तुलनात्मक अध्ययन होता है, किस ये ऐसी बात कहाँ आई है, इसका बाद में क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए सबको इस मार्ग में यथाशक्ति जरूर आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जरूर इस काम को करना ही चाहिए। और प्रकाशन की कोई प्रॉब्लम हो तो बताना हमको, कुछ ना कुछ रास्ता उसका भी खोजेंगे। नहीं, और जितने विद्वान हमारे रिटायर हो गए ना भाई साहब, हाँ, उनको तो इसमें लग जाना चाहिए। जरूर से उनको जरूर बिल्कुल लगना चाहिए। भिड़ के लग जाना चाहिए, भिड़ के। हाँ,
ये देखो मैंने ये कितने पेज की है, 700 पेज की किताब है, अध्यात्म बारे खड़ी, अरे वाह दौलत राम जी की है। अब देखो वाह पांडे राजमल जी ने तत्वार सूत्र पर टीका लिखी है, आज तक छपी नहीं। दौलत राम वाह जी ने समय सार पर टीका लिखी है, आज तक छपी नहीं। ये देखो ये दौलत राम जी ने एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक श्रीपाल चरित्र लिखा है। नैना हाँ सुंदरी श्रीपाल की कथा है, दौलत राम जी ने लिखी है। और बिल्कुल मैंने खोजी हुई पांडुलिपि है, इसे प्रकार इसका संपादन मैंने किया है, ज्ञानपीठ से छपाई है। वाह तो वाह ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं और सबको करना चाहिए। मेरा तो कहना है बहुत सारे मनोविकार दूर भाग जाते हैं और बहुत अच्छा मन लगता है, आनंद आता है, जिन वाणी में डूबे रहते, जिन वचसी रमनते तत्व ऐसे वाह, आनंद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद आप सभी का। और बहुत जल्द हम किसी और विद्वान के बारे में जरूर पढ़ेंगे सुनेंगे। तो स्टे ट्यून। अंतिम मंगलाचरण कर दो, अंतिम मंगलाचरण अंतिम मंगलाचरण कौन करेगा? मौसी। उसी करेगी। हम कर देते हैं, यहाँ से स्मारक के बच्चे हैं साथ में हाँ मिलकर। बिल्कुल करो बिल्कुल, करो करो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हेलोल्लुप्त महामोह नमस्तु मम जयत्यदा प्रकाशय जगत्तत्त्वम् अनेकान्तमयं महा। इसका अर्थ बताओ संयम, इसका अर्थ बताओ हेलोल्लुप्त का। सारा काम आप खेल खेल में ही करवाओगे क्या? चलिए, जय जी। जय अनेकांत की जय हो। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय